नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। साथियों, आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो आज अपनी क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है राजस्थान के इतिहास को लेकर। और इतिहास की ये फर्स्ट क्लास रहेगी। इसमें वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई जाएगी कि रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे, केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, और राजस्थान का जो इतिहास है, उस राजस्थान के इतिहास को कितने भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ना होगा। ठीक है साथियों, जैसा आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, राजस्थान का इतिहास। इससे पहले मैं थोड़ा आपको यह बताना चाहता हूं, जब राजस्थान का इतिहास पढ़ा जाता है, तो भारत के इतिहास की कितनी भूमिका इस इतिहास में रहती है। अगर हम राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ने बैठेंगे और उधर हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ने बैठेंगे, तो भारत के प्राचीन इतिहास में कहीं पे भी राजस्थान के इतिहास का जिक्र नहीं होता। राजस्थान के इतिहास का जिक्र भारत के प्राचीन इतिहास में नहीं होता। और जब हम राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, कौन सा इतिहास? मध्यकालीन इतिहास। और जब हम राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, तब उधर हमने हमें कौन सा पढ़ना होता है? भारत का मध्यकालीन इतिहास। हम अकबर को महाराणा प्रताप के बिना नहीं पढ़ सकते, अलाउद्दीन खिलजी को अमीरदेव चौहान के बिना और बिरमदेव और कान्हड़ देव के बिना नहीं पढ़ सकते। उसी प्रकार राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है, उसका भारत के मध्यकालीन इतिहास पर पूरा पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। और राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है, उसका भी भारत के आधुनिक इतिहास में पूरा पूरा योगदान मिलता है। ठीक है साथियों, ये हमारी बेसिक सी बातें होती है, जिसमें आपको यह बताया गया है कि भाई साहब, कितने भागों में राजस्थान के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के इतिहास को कितने भागों में पढ़ना पड़ेगा? एक हम पढ़ेंगे प्राचीन राजस्थान का इतिहास। कहने का मतलब प्राचीन इतिहास राजस्थान का क्या रहा होगा। ठीक है। एक हमें पढ़ना होगा मध्यकालीन राजस्थान किस प्रकार का था। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और एक हमें पढ़ना होगा आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। ठीक है साथियों, देखना क्या है कि हम जब राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास पढ़ने को बैठेंगे, तब जिस जिस प्रकार से अकबर को महाराणा प्रताप के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, अलाउद्दीन खिलजी को अमीरदेव चौहान, बिरमदेव और कान्हड़ देव के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, उसी प्रकार और रतन सिंह के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, उसी प्रकार राजस्थान को कितने भागों में पढ़ना होगा? 3 भागों में पढ़ना होगा। 3 भाग कौन कौन से हैं? प्राचीन राजस्थान का इतिहास। प्राचीन राजस्थान में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होगी? तो प्राचीन राजस्थान में पढ़ना होगा सभ्यताएं, जैसे कालीबंगा सभ्यता। के बाद में राजस्थान के प्राचीन सिक्के हमें इसमें पढ़ने होंगे। राजस्थान के प्राचीन जो साहित्य है वो इसमें पढ़ने होंगे। और ऐतिहासिक स्रोत इसमें पढ़ने होंगे। ऐतिहासिक। उसी प्रकार जब मध्यकालीन हम राजस्थान पढ़ेंगे, कौन सा राजस्थान? मध्यकालीन राजस्थान। कौन सा राजस्थान? मध्यकालीन राजस्थान हम पढ़ेंगे, तब इसमें क्या पढ़ना होगा? महत्वपूर्ण इसमें पढ़ना होगा राजस्थान के राजवंश। और राजस्थान के राजवंश, राजस्थान की रियासतें, ये सारी चीजें मध्यकालीन राजस्थान में पढ़नी होगी। साथ में साथ क्या क्या पढ़ना होगा? एक पढ़ना होगा हमें राजवंश। अब राजवंश पढ़ेंगे तो बिना रियासत के हम राजवंश नहीं पढ़ सकते। ठीक है। दूसरा इसमें पढ़ने होगा कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति, जैसे दुर्ग पढ़ने होंगे, हवेलियां पढ़नी होगी, मंदिर पढ़ने होंगे, मस्जिद वगैरह का भी पाठ्यसन रहता है। वो पाठ्यसन मध्यकालीन राजस्थान में हमें पढ़ना होगा। आधुनिक राजस्थान की हमने बात की। आधुनिक राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद जो राजस्थान है वो किस प्रकार का है, राजस्थान का एकीकरण हुआ, वो सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी। जो आंदोलन होते हैं, प्रजामंडलों की स्थापना होती है, वो आधुनिक राजस्थान का कुछ पार्ट रहता है। ठीक है साथियों, देखो आज राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास में मैं चाहता हूं कि पहले हम मध्यकालीन राजस्थान को पढ़ें, क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास में राजस्थान के प्राचीन इतिहास का नाम मात्र का योगदान नहीं मिलता। तो हम पहले
मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, ये है अपना प्यारा सा राजस्थान। कौन सा राजस्थान? प्यारा सा राजस्थान। ठीक है, देखो राजस्थान का ये है दक्षिणी भाग। ये कौन सा भाग है? उत्तरी, ये दक्षिणी, और ये पूर्वी, ये फिर कौन सा हुआ? पश्चिमी। राजस्थान का ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। और दक्षिण भाग में एक रियासत थी, रियासत का नाम है मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़। राजस्थान का ये उत्तरी पश्चिमी भाग, और इस भाग में एक रियासत थी मारवाड़ रियासत। मारवाड़। उसी प्रकार ये उत्तरी पूर्वी भाग है, वहां पे एक रियासत थी, रियासत का नाम मिलता है ढाड़। तो आप और हम अक्सर जयपुर रियासत या आमेर रियासत से जानते हैं। ठीक है, मध्य वाला जो भाग था, यहां पे थी अजमेर रियासत। कहने का मतलब शासन किसने किया? चौहानों ने किया। शासन किसने किया? चौहानों ने किया। राजस्थान के मध्यवर्ती इलाका जो अजमेर रियासत का भाग हुआ करता था। ठीक है, मारवाड़ रियासत है, तो मारवाड़ रियासत में शासन किसने किया? राठौड़ों ने। किसने शासन किया? राठौड़ों ने। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग, और दक्षिण भाग में कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के अंदर शासन किसने किया? दो राजवंशों ने शासन किया। एक थे गुहिल राजवंश, दूसरा था सिसोदिया राजवंश। गुहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश ने मेवाड़ पर शासन। ठीक है, देखो ये है अपना मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में जिले कौन कौन से आते हैं? तो मेवाड़ रियासत में एक हो गया उदयपुर। जब भी हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये रखनी है याद कि जब भी मैं मेवाड़ का नाम लूं तो मेवाड़ के जिलों से संबंधित सबसे बड़ी चीज होती है कहाँ और कैसे, कि कौन सा राजा कहाँ से था और कहाँ गया। जब तक हम इन चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक आपके फैक्ट क्लियर नहीं। और मैं ये चाहता हूँ, वेदांत क्लासेज ये चाहती है आपके सारे डाउट एज इट इज क्लास में ही क्लियर हो। ठीक है, कौन कौन से जिला आते हैं? एक आता है उदयपुर, राजसमंद, छिंदवाड़ा, जिला बना शाहपुरा एक वो, और सेलूम्बर भी आएगा, चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? ये इंपोर्टेंट 5-7 जिले आते हैं मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। ठीक है, वर्तमान में ये 5-7 जिले आते हैं। उस टाइम ये एक मेवाड़ पूरी रियासत हुआ करती थी, और उस मध्यकालीन राजस्थान में राजस्थान जैसा कोई प्रांत नहीं था। ये अलग अलग रियासतें थी। जैसे ये मेवाड़ है तो इसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, यही एक अपने आप में देश था या राज्य था। एक ये मेवाड़ थी, इसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। राजस्थान नाम का कोई भी प्रांत नहीं था। ठीक है, ये अपनी ढूंढाड़ रियासत अजमेर चौहानों ने यहाँ शासन किया। ढूंढाड़ पर शासन करने वाले थे कच्छावा। अजमेर पर शासन किसने किया? चौहानों ने राज किया। ठीक है, देखो मैं मेवाड़ का इतिहास शुरू करने से पहले राजस्थान में रियासतें कितनी थी, ठिकाने कितने थे, प्राचीन रियासत कौन सी थी, बड़ी रियासत कौन सी थी, नई रियासत कौन सी, ये सारी चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखो राजस्थान में आजादी से पहले 19 रियासतें। कितनी रियासतें? 19 रियासत। तीन क्या थे भाइयों? तीन थे ठिकाने। तीन क्या थे? ठिकाने। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित
तीन ठिकाने कौन कौन से थे? तो तीन ठिकाने थे। एक था निमराना, कहाँ पड़ता है? अलवर डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट? अलवर डिस्ट्रिक्ट। एक था कुशलगढ़, कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा। कहाँ पड़ता है साथ? बांसवाड़ा। एक था लावा, कौन सा था? लावा कहाँ पड़ता है? टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में। देखना, फिर से ध्यान रखना, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उससे पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी, तीन ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तीन ठिकाने कौन कौन से थे? एक था निमराना, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ये क्या था साथियों? ये था राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। 19 रियासतों में सबसे प्राचीन अगर कोई रियासत थी, सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन रियासत, तो प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ क्या थी? राजपूताना या राजस्थान की सबसे प्राचीन ठीक है। प्राचीन रियासत ये हो गई, तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वो रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। अभी हमने पढ़ा राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है वो मारवाड़ रियासत से घिरा हुआ था। वहां पे कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत। दक्षिण में मेवाड़ रियासत, उत्तर पूर्व में झाड़ रियासत, और मध्यवर्ती जो इलाका था वो चौहानों ने शासन किया, अजमेर रियासत। ठीक है। देखो, मारवाड़ क्या थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। ठीक है ना? अब देखो, नवीनतम अगर आपसे रियासत पूछ, नवीनतम रियासत कौन? नवीनतम रियासत थी झालावाड़। कौन सा वार्ड? स्थापना कब होती है साथियों? स्थापना होती है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1838। 8 अप्रैल 1838। 8 अप्रैल 1838 क्या होता है? झालावाड़ जो राजस्थान या राजपूताने की क्या थी? नवीनतम रियासत। ठीक है। अभी हम जिले पढ़ते हैं कि पहले 33 जिले थे, 19 और ऐड किए, 50 जिले बनाए गए, ये 19 नए जिलों का सर्जन हुआ। उसी प्रकार उस समय जो झालावाड़ रियासत है का निर्माण हुआ कब होता है? 8 अप्रैल 1838 को। उस समय झालावाड़ के शासक कौन थे? तो झालावाड़ के शासक थे झालिम सिंह। झालिम। कहा जाता है कि झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत है जिसके निर्माण में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। इसका हस्तक्षेप था। एकमात्र रियासत के निर्माण में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था, वो कौन सी रियासत है? झालावाड़ रियासत। ठीक है। जो क्या है? राजस्थान या राजपूताने की नवीनतम रियासत। उन 19 रियासतों सबसे बड़ी हमने पढ़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ रियासत है, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है, और नवीनतम रियासत झालावाड़ है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। कौन सी थी? टोंक। वो टोंक की संस्थापक था टोंक का, वो कौन था? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां। और ये टोंक जो रियासत थी वो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है। देखो, धौलपुर और भरतपुर ये दोनों जाटों की रियासत थी। जाट राजवंश या जाटों की, जाट राजवंश क्या? ठीक है। देखो, प्राचीन रियासत के बारे में बात की कि मेवाड़ जो प्राचीन रियासत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है। उसी प्रकार नवीनतम रियासत झालावाड़ है, जिसकी स्थापना 8 अप्रैल 1838 को, उस समय वहां के शासक थे जालिम सिंह जी। ठीक है। देखो, मुस्लिम रियासत की अगर बात आ जाए कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, आपको क्या करना है? टोंक। टोंक का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंड।
दो ऐसी रियासतें जो जाट राजवंशों ने राज किया, एक थी भरतपुर और एक थी, ठीक है। अब हमारी चर्चा होगी विशेष रूप से मेवाड़ राजवंश। कौन से राजवंश पे? मेवाड़ राजवंश। अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब हमारी यही चर्चा हुई थी कि भाई साहब, मध्यकालीन राजवंश, सॉरी, मध्यकालीन जब राजस्थान पढ़ते हैं, मध्यकाल में राजस्थान किस प्रकार से था, तो उसमें राजवंश पढ़े जाते हैं, कला संस्कृति पढ़ी जाती है, जिनमें दुर्ग हो गए, स्थापत्य कला हो गई, स्थापत्य कला में हवेलियां, दुर्ग, ये सारी चीजें, ठीक है। मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश पर मोटे मोटे दो राजवंशों ने शासन किया। राजवंशों ने, दो राजवंशों ने, एक राजवंश का नाम मिलता है गुहिल राजवंश। कौन सा राजवंश? गुहिल राजवंश। तो दूसरा राजवंश का नाम मिलता है सिसोदिया राजवंश। क्या? राज, ये चीजें आपको सीधी सीधी सीख, भाई साहब, मेवाड़ जो रियासत है, मेवाड़ रियासत में कितने राजवंशों ने राज किया? एक थे गुहिल राजवंश तथा सिसोदिया राज। गुहिल राजवंश का जो शासनकाल है वो 566 ईस्वी से लेकर, कहीं कहीं किताबों में 565 भी मिलता है, तो 566 या 565 से 1300 इन तक रहा था। प्रथम राजा था या प्रथम शासक था, का नाम मिलता है गुहिल या गुहिलादित्य, गुहिल या गुहिलादित्य। जबकि गुहिल वंश का अंतिम राजा था रावल रतन सिंह, रावल रतन, ठीक है। उसी प्रकार सिसोदिया राजवंश का जो प्रथम शासक था, प्रथम शासक, वो थे हमीर। कौन थे? जिनका शासनकाल 1326 से लेकर 64 तक। अंतिम राजा थे भोपाल सिंह। कौन से सिंह? भोपाल सिंह या भोपाल सिंह, 1948 तक। इस राजवंश ने शासन कब तक किया? इस राजवंश ने शासन किया 1326 से लेकर 1948 तक। पहला शासक कौन होता है? हमीर होते हैं। और दूसरा, मतलब अंतिम शासक कौन होते हैं? भोपाल सिंह होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर हुआ था, उसमें सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन? जी भाई साहब, ये जो भोपाल सिंह जी है, बहुत ही पोटेंट वाला सवाल बनेगा यहाँ से कि राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख, आज वेदांत कला सेज आपके लिए इम्पोर्टेंट वाले फैक्ट और डीप से डीप, डीप से लेकर पीक तक सारी चीजें आपको क्लियर करवाएगी ये कला सेज। इसमें यह बताया गया है कि जो भोपाल सिंह जी है, उनका शासनकाल 1948 तक रहा था। मेवाड़ में जो सिसोदिया राजवंश है, उसके अंतिम शासक थे, ये क्या थे? राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख, एकमात्र महाराज प्रमुख। अगर आपसे वही क्वेश्चन कर लिया जाए कि राजस्थान का एकमात्र राज प्रमुख या प्रथम व अंतिम राज प्रमुख, इसी प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो वो कौन थे? मान सिंह। शासक कहाँ के थे? कछावा राजवंश, जयपुर के शासक थे। ये क्या थे? राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख। मैं थोड़े यहाँ बातें आपको क्लियर करवाना चाहूंगा। जब एकीकरण हुआ, एकीकरण होने के बाद में भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद में राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ, तो 7 चरणों में पूरा होता है। जब 7वां चरण पूरा हो जाता है, तब राजस्थान के प्रशासन के लिए राज्यपाल जैसे पद का सर्जन नहीं हुआ था। और राज्यपाल जैसे पद का सर्जन नहीं हुआ था, उस समय राज्यपाल की जो भूमिका निभाते थे, वो कौन निभाते थे? राज प्रमुख। कौन निभाते थे? राज प्रमुख। और एक संविधान के अंतर्गत एक संशोधन होता है, और उस संशोधन का नाम क्या है? 7वां संविधान
ये संविधान संशोधन होता है 1956 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह बात बोली गई थी कि संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता। कहने का मतलब पत्थर या जो भाटा होता है उसका अस्तित्व चेंज नहीं होता। आज आप पत्थर को कहीं रखो, 10 साल बाद में देखो वो पत्थर है जटी जैसा का जैसा रहेगा। तो संविधान पत्थर नहीं हो सकता। कहने के मतलब यह है कि समय आने पर और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तब राज्यपाल पद का सृजन हुआ। उससे पहले राज्य प्रमुख थे, वो राज्यपाल की भूमिका निभाते थे। तब मान सिंह जी को बोला गया कि अब आपका पद समाप्त होता है, क्योंकि अब नया पद कौन सा है? राज्यपाल का पद है। तब मान सिंह जी ने पूछा कि आपने तो मुझे ये बोला था कि आप आजीवन राजस्थान के राज प्रमुख रहे, अभी तो मैं मरा ही नहीं, मेरा जीवन काल पूरा हुआ ही नहीं, उससे पहले आप मुझे कैसे हटा सकते? तब 7वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बात बोली गई थी कि संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता। कहने का मतलब पत्थर या जो भाटा है वो अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता। आज जहां रखोगे, आज के 15 साल बाद में भी वो वैसा ही रहेगा। और संविधान में आवश्यकता पड़ने पर और जरूरत पड़ने पर क्या हो सकते हैं? संशोधन हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जिस टाइम जैसी सहूलियत होगी उस टाइम संविधान में वही चेंजमेंट किए जाएंगे। ठीक है। तो एकमात्र राज प्रमुख मान सिंह जी, जबकि एकमात्र महाराज प्रमुख गोपाल सिंह जी। ठीक है। दो राजवंशों ने मेवाड़ रियासत या मेवाड़ राजवंश तो हम पढ़ रहे हैं, मेवाड़ रियासत पर दो राजवंशों ने राज किया। एक राजवंश मिलता है गुहिल राजवंश, 566 से लेकर 1303 तक शासन किया। गुहिल राजवंश की जो उपाधि हुआ करती थी, या गुहिल राजवंश के जो शासक, जो राजा उपाधि धारण करते थे, कौन सी थी? रावल। उपाधि क्या थी? रावल। क्वेश्चन आएगा कि गुहिल राजवंश के राजाओं द्वारा धारण की गई उपाधि कौन सी थी? तो वो रावल उपाधि थी। जबकि सिसोदिया राजवंश के द्वारा कौन सी उपाधि धारण करते थे? राणा या महाराणा की। राणा या हाँ, सीधा सीधा पूछा जाएगा राणा महाराणा और रावल में अंतर क्या है, तो आप बता देना। वेदांत क्लासेज में हमें बताया गया कि रावल कौन है? गुहिल राजवंश के शासक। जबकि राणा कौन है? सिसोदिया राजवंश के शासक। ठीक है। और सिसोदिया राजवंश का जो शासन काल रहा था वो 1326 से लेकर 40 तक रहा था। प्रथम शासक हुए थे इसके हमीर। अंतिम शासक कौन थे? गोपाल सिंह। ठीक है। यहां तक आपको सारी बातें आती है कि 19 रियासतें थी, थाने थे। उन 19 रियासतों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। उनमें से सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, उसी पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है। मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत पर प्रथम कौन सा राजवंश आता है? प्रथम आता है गुहिल राजवंश। राजवंश, इस गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का क्या मानना है? विद्वान क्या कहते हैं कि मेवाड़ के जो ब्राह्मण थे, या फिर विदेशी थे, या फिर क्षेत्रीय थे, उन विद्वानों के बारे में आप जरा देखना। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में चर्चा होती है। और एक विद्वान होते हैं, विद्वान का नाम है टी आर भंडारकर। टी आर भंडारकर का कहना है तो मेवाड़ के गुहिल थे वो क्या है? ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। वो भी कौन से ब्राह्मण? नागर ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? नागर। अबुल फजल कहते हैं अबुल फजल ने जो मेवाड़ के गुहिल है उसको क्या माना? मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के शासक, ईरान के शासक
नौशेर का आदिल की संतान। किसकी संतान माना? नौशेर का आदिल की संतान माना। क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ के जो गोहिल है उसको नौशेर का आदिल की संतान किसने माना? इतिहासकार का नाम बताओ, तो आप बताना अबुल फजल। जबकि नागर ब्राह्मण या ब्राह्मण कौन बताते हैं? वो बताते हैं DR भट्ट। ठीक है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ के गोहिलों को क्षत्रिय माना। क्या माना? क्षत्रिय। ब्राह्मण मानने वाले कौन थे? DR भंडारकर थे। नौशेर का आदिल के संतान मानने वाले कौन थे? अबुल फजल। और क्षेत्रीय मानने वाले कौन थे? GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनका क्या मानना था कि जो मेवाड़ के भील थे वो क्षेत्रीय। ठीक है। जबकि कवि राजा श्यामल दास क्या मानते हैं? वो भी यही मानते हैं कि ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। ठीक है साथियों, या इनकी उत्पत्ति की बात हमारी समाप्त होती है। उत्पत्ति के बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर रूप से मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास में प्रथम शासक हुए थे गुहिलादित्य। गुहिला गुहिलादित्य को गुहिल राजवंश का गुहिल राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक क्या होता है? तो क्या करेगा? किसी राजवंश की नींव रखेगा या किसी राजवंश की क्या करेगा? स्थापना करेगा। उसी को क्या कहा जाता है? संस्थापक। गुहिल राजवंश का जो संस्थापक था या थे, वो कौन थे? गुहिल या गुहिलादित्य। कहीं कहीं किताबों में इनका नाम गुहिल भी मिलता है। माना जाता है कि इन्हीं के नाम पर यह राजवंश शुरू हुआ। ठीक है। गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में क्या किया? गुहिल राजवंश की स्थापना की। क्या की? गुहिल राजवंश की स्थापना। क्वेश्चन आएगा कि गुहिल राजवंश की स्थापना कब होती है? तो आप बता देना 566 ईस्वी। गुहिल राजवंश की 566 ईस्वी स्थापना होना, यह कहां से प्रमाणित होता है? तो एक अभिलेख है, अभिलेख का नाम है सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख क्या कहता है कि भाई साहब 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने क्या कर दिया? गुहिल राजवंश की स्थापना कर दी। और जो ये सामोली अभिलेख है वो शिलादित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिलादित्य से। इस अभिलेख के अकॉर्डिंग शिलादित्य को गुहिल का 5वां वंशज बताया गया है। सामोली अभिलेख के अनुसार गुहिल को सॉरी शिलादित्य को गुहिल का 5वां वंशज बताया गया है। क्या बताया गया है? शिलादित्य गुहिलादित्य या गुहिल का 5वां वंशज है। कौन सा अभिलेख ये प्रमाणित करता है? तो ये करता है सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख? सामोली अभिलेख। कौन से शासक से संबंधित है? तो ये शिलादित्य से संबंधित है। वहीं कर्नल जेम्स टोड का क्या मानना है? कर्नल जेम्स टोड का मानना है कि जो शिलादित्य है वो गुहिलादित्य के क्या है? पापा है। क्या है? पिताजी है। कर्नल जेम्स टोड क्या मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि जो गुहिल है, गुहिल कौन है? शिलादित्य का। और ये शिलादित्य कहाँ का राजा था? वल्लभी नगर का राजा। वल्लभी नगर का। जबकि सामोली अभिलेख क्या कहता है? भाई साहब जो शिलादित्य है
द्विलादित्य का 5वां वंशज। और इस अभिलेख के अनुसार यह प्रमाणित होता है द्विलादित्य कौन है? गुहिल राजवंश का संस्थापक, गुहिलादित्य का 5वां वंशज। जबकि कर्नल जेम्स टोड का क्या मानना है कि गुहिलादित्य शिलादित्य के पुत्र है और शिलादित्य वल्लभी गुजरात के शासक है, वल्लभी नगर गुजरात के शासक है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आएगा कि इनके पिताजी का नाम क्या है, तो आप सीधे सीधे बताना शिलादित्य। कौन से आदित्य? माताजी का नाम अगर पूछ ले तो आप बताना पावती। कौन सी वती? वाह। शिलादित्य के पिताजी है कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग वो है गुहिलादित्य के पिताजी, और पावती कौन है? गुहिलादित्य के माताजी। 566 ईस्वी या 565 ईस्वी कर दिया, गुहिल राजवंश की स्थापना कर दी। कहाँ पर? ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, बात को लेके आगे। यही है बप्पा राउल। कौन से शासक है? बप्पा। ये है बप्पा राउल। कौन से राहुल? बप्पा राउल। इतिहास के अंतर गुहिलादित्य के बाद में अगर किसी शासक का नाम मिलता है, वो मिलता है बप्पा राउल का। बप्पा राउल, इनको क्या कहा जाता है? गुहिल राजवंश का, गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन आएगा, गुहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? आप बताना बप्पा राउल। ठीक है, देखो बप्पा राउल ने 734 ईस्वी, कौन सी ईस्वी में? 734 ईस्वी में जो चित्तौड़ के शासक थे मान मौर्य, उनको पराजित करते हैं और चित्तौड़गढ़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। तो चित्तौड़ हिस्सा किसका है? मेवाड़ रियासत का। तभी मैं यही बातें बोल रहा हूं कि जब भी मैं मेवाड़ की बात करूं कि मेवाड़ ऐसा, मेवाड़ वैसा, मेवाड़ में यह हुआ, मेवाड़ में ये फलाने दिन हुआ, फलानी तारीख को हुआ, फलाने वर्ष में हुआ, तब आपका यही मानना है कि मेवाड़ के जो 5-7 जिले हैं उन्हीं की बात चल रही है आपके दिमाग में। और हर प्रत्येक स्टूडेंट के दिमाग में, प्रत्येक मेरे भाई बहन के दिमाग में यही चलता है कि मेवाड़ की जब बात चल रही है तो मेवाड़ में जिले कौन कौन से, मेवाड़ में जिले कौन कौन से आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मेवाड़ की जब भी बात करूं तो आप समझ जाना चित्तौड़गढ़ का एरिया होगा, उदयपुर होगा, राजसमंद होगा, भीलवाड़ा होगा, शाहपुरा होगा, सेलूम्बर, इसके अंतर्गत आएंगे मेवाड़ रियासत के। ठीक है, देखो 734 ईस्वी में बप्पा राउल जी ने क्या कर दिया? चित्तौड़ के शासक थे मान, शासक कहाँ के थे? चित्तौड़ के। उनको पराजित करते हैं, क्या करते हैं? पराजित करते हैं, और 734 ईस्वी में क्या कर लेते हैं? चित्तौड़ पर चित्तौड़गढ़ पर 734 ईस्वी में मान मौर्य शासक कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के थे। पराजित करते हैं बप्पा राउल और चित्तौड़ पर अच्छे ढंग से शासन स्टार्ट कर देते हैं। कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? अपना अधिकार बन गया। बप्पा हुइल वंश के क्या थे? ये वास्तविक संस्थापक। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था नागादित्य। कौन से दित्य? नागा। तस्वीर में किस प्रकार का इनका पिक्चर दिख रहा है, इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है, शक है थोड़ा। कहा जाता है 52 हाथ की ये इतना ऊंचा इनका कदघाटी था, और खाने में ये नाश्ते में पाडा का नाश्ता करते थे।
अब एक पाड्डा का जब नाच था, सुबह सुबह करे तो दोपहर में और शाम के टाइम पाड्डा जाए। ठीक है, देखो ये तथ्य रोचक है, परीक्षा उपयोगी नहीं है। परीक्षा में ऐसे नहीं जाते कि पाड्डे खाएंगे, ते हाथ की धोती पहनेंगे, ये चीजें बप्पा रावल के बारे में नहीं पूछी। ये पूछा जाएगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है, वह बताना। विल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा राहुल है। इन्होंने 734 ईस्वी में मान मोरी चित्तौड़गढ़ के शासक थे, पराजित करते हैं, छोड़ पर क्या कर लेते, स्वीकार कर लेते। अगर ये यहाँ तक आपको पूछ ले कि ये बात प्रमाणित कहाँ से होती है, मान मोरी को 734 आकर राजा बनने वाली, तो आप बताना ये होती है राज प्रस- राजप्रस क्या कहती है, बप्पा राहुल जी है। उन्होंने 734 ईस्वी में मान मोरी को हराया और कर लिया। जब इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया तो इन्हें चित्तौड़ विल्ड वंश की राजधानी किसको बनाया? नागदा को बनाया। किसको बनाया राजधानी? नागदा को। मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी होगी वो कौन सी होगी? नागदा। ठीक है, नागदा को ये राजधानी बनाते हैं और मेवाड़ में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? सोने के सिक्के जारी किए। मेवाड़ में सर्वप्रथम के जारी, और जो ये सोने के सिक्के हैं का वजन कितना है? 115 ग्रेन। ग्रेन क्या होता है? ग्रेन एक मापक की इकाई है, तोलन की या मापन की क्या है? इकाई है। 115 ग्रेन का सिक्का इनके द्वारा चलाया गया सोने का था, पप्पा रावल द्वारा चलाए। पप्पा रावल ने क्या किया? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए और नागदा को क्या बनाते हैं? ये राजधानी। नागदा क्या थी इनकी राजधानी। ठीक है, नागदा को राजधानी बनाने के बाद में जब ये चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं तो 3 उपाधियां धारण करते हैं। कितनी उपाधियां धारण करते हैं? 3 उपाधियां। चित्तौड़ पर शासन के बाद में कौन कौन सी उपाधि? एक है हिंदू सूर्य। कौन सा सूर्य? हिंदू सूर्य या हिंदुआ सूरज। एक राजधानी इन्होंने धारण की थी चकवे। एक राजधानी, सॉरी, एक उपाधि थी इनकी राजगुरु। 3 उपाधियां कौन कौन सी है? हिंदू सूर्य, चकवे और हिंदू सूर्य, चकवे और राज। ठीक है, इनकी उपाधियां हैं पप्पा रावल की। पाकिस्तान का एक शेर है, शेर का नाम है रावलपिंडी। शेर का नाम क्या है? रावलपिंडी। रावलपिंडी जगह वर्धमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। रावलपिंडी का नामकरण हुआ था, वो बप्पा रावल के नाम पर हुआ। नामकरण बप्पा रावल के नाम पर। इनके नाम पर, बप्पा रावल के नाम पर क्या होता है? रावलपिंडी का नामकरण होता है। कहा जाता है कि बप्पा रावल के सैनिक शिविरों या सैनिक ठिकानों के कारण पाकिस्तान के इस शहर की क्या हुई? रावलपिंडी नाम से स्थापना हुई। इसके कारण बप्पा रावल के सैन्य ठिकानों के कारण, बप्पा रावल के सैनिक शिविरों या सैन्य ठिकानों, सैनिक शिविरों के कारण। ठीक है साहब, यहां तक आपको बातें समझ में आई कि नागदा को ये राजधानी बनाते हैं। जब चित्तौड़ पर 734 करते हैं तो 3 उपाधि धारण करते हैं, हिंदू सूर्य, चकवे और राजगुरु। और उसके बाद में भाई रावलपिंडी जो पाकिस्तान, वर्धमान में पाकिस्तान का एक शहर है, उसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? बप्पा रावल के। ठीक है, देखो बप्पा रावल ने गजनी तक, बप्पा रावल गजनी तक अपनी सेना लेकर चले गए। और गजनी के शासक थे उस समय सलीम।
सलीम को पराजित करते हैं। गजनी के शासक, गजनी जगह कहाँ है? अफगानिस्तान में। जब बप्पा राउल अपनी सेना लेकर गजनी चले गए, वहाँ के शासक थे सलीम। सलीम को पराजित करते हैं और अपने भांजे को क्या करते हैं? गजनी का शासक नियुक्त। चले, गजनी का शासन कौन था उस समय? सलीम। सलीम को बप्पा राउल ने क्या किया? पराजित। और पराजित करने के बाद में गजनी का शासक बनाया, को बनाया बप्पा राउल ने अपने भांजे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बप्पा राउल जब सैनिकों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर आशंका से गजनी चले जाते हैं, तो उस का शासक कौन था? सलीम था। उस सलीम को पराजित करके वहां के राजा किसको बनाते हैं? अपने भांजे को बनाते हैं। ठीक है। बप्पा राउल के गुरु का नाम मिलता है, बप्पा राउल के गुरु, गुरु का नाम है हारित ऋषि। कौन से ऋषि? हारित ऋषि। कौन है ये? बप्पा राउल के। ठीक है। बप्पा राउल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर है, मंदिर किनका है ये? एक लिंग महादेव मंदिर। एक लिंग महादेव मंदिर है कहाँ? तो मंदिर है ये कैलाशपुरी में। कौन सी पुरी में? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी जगह कहाँ है भाइयों? ये है उदयपुर में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा राउल ने करवाया, कैलाशपुरी के अंतर्गत। कौन सा मंदिर है? एकलिंग मंदिर। एकलिंग जो मंदिर है ना, वो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित। और पाशुपत संप्रदाय से संबंधित होने के कारण ये राजस्थान का क्या बन गया? पाशुपत संप्रदाय की एक प्रमुख स्थान बन गया। अगर क्वेश्चन आएगा कि पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख स्थल या धर्म स्थल राजस्थान में कौन सा है, तो वो एकलिंग महादेव मंदिर है, जिसका निर्माण बप्पा राउल ने कैलाशपुरी जयपुर में करवाया। नागदा को राजधानी बनाते हैं। हारित गुरु इनके, हारित ऋषि वो इनके गुरु थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम एक जारी करते को लेकर गजनी तक चले जाते हैं। गजनी के शासक सलीम को हराते हैं, वहां का राजा अपने भाई। और पाकिस्तान का एक, वर्तमान में पाकिस्तान का एक शहर है रावलपिंडी, का नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ था, क्योंकि अक्सर क्या करते थे वो, उसी जगह पे क्या करते थे? अपनी सेना का शिविर लगाते थे, सेना का रोकते थे। इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया? रावलपिंडी। ठीक है। जब गजनी तक ये अपनी सेना लेकर चले जाते हैं, तो बात है कि गजनी के सलीम को हलाना मतलब मुस्लिम शासक को हराना। ये क्या हो रहा था? पूरे भारतवर्ष में सर्वप्रथम हो रहा था। पूरे एशिया में प्रथम बार हो रहा था कि बप्पा राउल नाम का कोई आदमी है तो एशिया के मुस्लिमों को हरा रहा है, वो भारतवर्ष से बाहर निकाल रहा है, हिंदू बाहर निकाल। तो तभी सीवी वेद ने उन्हें चार्ल्स मार्टन की उपाधि दी। वेद ने बप्पा राउल को क्या कहा? चार्ल्स मार्टिन। और ये चार्ल्स मार्टिन, वास्तव में ये चार्ल्स मार्टिन कौन थे? ये फ्रांस के सेनापति थे। कहाँ के सेनापति थे? फ्रांस के सेनापति थे। इन्होंने क्या किया था? यूरोप में प्रथम बार मुस्लिम सेनाओं को खदेड़ा था। वहां जब मुस्लिम, बड़ी तादाद में मुस्लिम सेनाओं का दमन करना, ये खदेड़ना एक व्यक्ति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसी प्रकार बप्पा राउल ने एशिया में, भारतवर्ष में सारे मुस्लिम शासकों को हराना, को पराजित करना, का दमन करना, उनका पीछा करते करते गजनी तक चले जाना। रावलपिंडी जैसे तो वर्धमान में शहर है, में अपने सैनिकों का शिविर रखना, ये प्रमाणित करता है कि बप्पा रावल प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एशिया के में जो मुस्लिम है उनको खदेड़ा था, मुस्लिम शासकों को क्या किया था? खदेड़ा था। तभी सीवी वेद कहते हैं बप्पा राउल चार्ल्स मार्टिन। क्या है? चार्ल्स मार्टिन। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वीओ का एक पेपर हुआ था, उसमें सीधा सीधा पूछा गया था बप्पा राउल को चार्ल्स मार्टिन बताने वाले
4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ऑप्शन में ये था, ये पढ़ा उसने किया जिसने नहीं। तभी हम आपको ये कह रहे हैं कि वेदांत क्लासेज के साथ जुड़े रहिए। वेदांत क्लास सारे अच्छे वाले फैक्ट परोक्ष या उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा बजाय रोचक तथ्यों। आपकी तैयारी आपकी कार से होनी चाहिए, हम रणनीति पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मंदिर कौन सा बनाया? एकलिंग महादेव मंदिर बनाया। ये जो मंदिर है पाशुपत संप्रदाय से, और जो ये पाशुपत संप्रदाय आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये शैव धर्म से संबंधित। कौन से धर्म से संबंधित है? शैव धर्म। शैव धर्म की टोटल कितने प्रकारों में शैव धर्म को बांटा गया है? 4 इसकी शाखा है। कौन कौन सी है? एक पाशुपत संप्रदाय है। शैव धर्म के टोटल कितने संप्रदाय है? पाशुपत संप्रदाय, एक है लकुलिश संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लकुलिश संप्रदाय। एक है कालामुख संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय। एक है इसमें कापालिक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? कापालिक पाशुपत संप्रदाय हो गया, लकुलिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय। एक पाशुपत संप्रदाय की पीठ अगर राजस्थान में कोई है तो वो ये 1 लाख एक लिंग महादेव मंदिर जो कैलाशपुरी में निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माता होता है बप्पा राउल। बप्पा राउल ने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। मेवाड़ के जो राजा हुए थे रावल शाही राणा महाराणा, वो एकलिंग जी को क्या मानते थे? मेवाड़ का वास्तविक राजा मानते थे, जबकि स्वयं को उन एकलिंग जी का क्या मानते थे? दीवान मानते। और जब भी किसी युद्ध में जाना होता था उन राजा महाराजाओं को, राणा महाराणाओं को, तब वो एकलिंग जी महादेव मंदिर में जाते थे और एकलिंग महादेव मंदिर में क्या करते थे? आशीर्वाद लेते थे, अनुमति मांगते थे। तो क्या कहा जाता है? आस का मांगना। क्वेश्चन आएगा कि आस का मांगना क्या है, तो आप बता देना। आस का आस का मांगना क्या होता है? जब भी मेवाड़ के राणा महाराणा राहुल शाखा के जो थे या राजा थे, जब भी युद्ध जाते थे तब क्या करते थे? एकलिंग महादेव मंदिर में जाते, आशीर्वाद स्वरूप अनुमति मांगते थे, फिर ही युद्ध में जाते थे। क्या कहा जाता है? आस का मांगना। ठीक है, जीएच ओझा जो डॉक्टर जीएच ओझा इतिहासकार हुए, उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब बप्पा राउल नहीं है, क्या है? कालभोज। बप्पा राउल क्या है? कालभोज की उपाधि है। क्वेश्चन आएगा कि बप्पा राउल को कालभोज की उपाधि बताने वाले इतिहासकार कौन है या किसने कालभोज की उपाधि बताई? तो जीएच ओझा ने बताई। जबकि रणकपुर प्रस्तुति क्या कहती है कि बप्पा राउल और कालभोज दो अलग अलग व्यक्ति। ठीक है, जबकि आहड़ अभिलेख या आहड़ परिस्थिति में क्या लिखा गया है कि जो बप्पा राउल है ना वो मुकुटमणि है। बप्पा राउल को मुकुटमणि के समान बताने वाली परिस्थितियां देखो। आहड़ परिस्थिति क्या कहती है? बप्पा राउल क्या है? मुकुटमणि है, मुकुट। ठीक है, जबकि रणकपुर परिस्थिति क्या कहती है? कि बप्पा राउल है ना, बप्पा राउल कालभोज तो अलग अलग व्यक्ति, वो अलग अलग व्यक्ति है। बप्पा राउल को गोइल वंश का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आगे हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।